नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत। धर्मेंद्र, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ, आपको और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, बी साई प्रणीत और किदाम्बी श्रीकांत अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में पहुंचे। एफआईएच जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में आज भारत का सामना फ्रांस से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला कल से कानपुर में खेला जाएगा और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने चैंपियंस लीग फुटबॉल के अंतिम 16 में प्रवेश किया। सबसे पहले बात करते हैं बैडमिंटन की। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, बी साई प्रणीत और किदाम्बी श्रीकांत अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। आज के खेल का लेखा जोखा लेकर हाजिर हैं नवीन सक्सेना। सिद्धार्थ, इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारतीय खिलाड़ियों के नाम रहा। पीवी सिंधु और बी साई प्रणीत अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने जापान की आया ओहोरी को हराया। इस जीत से सिंधु ने जापान की खिलाड़ी के खिलाफ अपना रिकॉर्ड 11-0 पर पहुंचा दिया है। दूसरे दौर में विश्व रैंकिंग में 7वें नंबर की खिलाड़ी सिंधु का मुकाबला जर्मनी की युवोने ली से होगा। वहीं पुरुष सिंगल्स में बी साई प्रणीत ने फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव को 21-19, 21-18 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली है। एक अन्य मुकाबले में किदाम्बी श्रीकांत ने एचएस प्रणय को 21-15, 19-21, 21-12 से शिकस्त दी। मिक्स डबल्स की बात करें तो एनसिक्की रेड्डी और ध्रुव कपिला की जोड़ी क्योहेई यामाशिता और नारू शिनोय की जापानी जोड़ी से 7-21, 12-21 से हारकर पहले दौर में ही बाहर हो गई है। महिला डबल्स में अश्वनी पोनप्पा और एनसिक्की रेड्डी की जोड़ी को पहले दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। सिद्धार्थ, धन्यवाद नवीन इस जानकारी के लिए। और अगर हम बात करें धर्मेंद्र इस चैंपियनशिप की कि किस तरीके से जो भारत के लिए अगर हम देखें तो आज का दिन अच्छा रहा, सिंधु भी अगले दौर में पहुंच गई। हाँ, देखिए सिद्धार्थ, जिस हिसाब से ये माना जा रहा था कि लक्ष्य सेन अच्छा प्रदर्शन करेंगे जी, वो पहले दौर में पहले दिन हार गए। इस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय एकल खिलाड़ियों का प्रदर्शन कहा जा सकता है कि संतोषजनक है। भले सिंधु को भी 3 गेम तक जूझना पड़ा और वह भी एक ऐसी खिलाड़ी से कि जिसको लगातार हराती रही हैं, लेकिन अब ये माना जा सकता है कि जो अगला उनका मुकाबला होगा वो एक ऐसी खिलाड़ी से होगा जिससे खिलाफ वो पहली बार खेलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि एक दूसरे के गेम को समझने में थोड़ा सा वो समय लेंगे और मुझे लगता है कि अब वो लय हासिल कर ली है तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहां तक श्रीकांत और प्रणय की बात है तो श्रीकांत ने पिछले जो इंडोनेशिया मास्टर्स था उसमें भी प्रणय को हराया था और अब भी तो कहीं ना कहीं प्रणय के लिए वो एक मतलब एक कहना चाहिए एक मुश्किल कड़ी, एक मुश्किल स्तंभ साबित हो रहे हैं जिनको पार करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन श्रीकांत के साथ भी ये दिक्कत है कि वो शुरुआती में जो शुरुआत अच्छी करते हैं वो वही लय वो क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल तक जारी नहीं रख पा रहे हैं, जहां उनका मुकाबला बड़े खिलाड़ियों से होता है, कह सकते हैं कि रैंकिंग वाले खिलाड़ियों से होता है। यही पीवी सिंधु के साथ भी दिक्कत आ रही है क्योंकि सिंधु 2019 के बाद जब विश्व चैंपियन बनी थी उसके बाद कोई खिताब नहीं जीत पाई। यह ठीक है कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, लेकिन वहां पर भी उनसे स्वर्ण पदक की उम्मीद की जा रही थी। तो कहा जा सकता है कि जो इस तरह के टूर्नामेंट हैं, इन टूर्नामेंट से उनको अपनी लय हासिल करने और फिर विजयी जो कह सकते हैं ना कि जीत की लय पर लौटने का एक मार्ग उनका प्रशस्त होगा। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो ये काफी इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है और जैसा कि धर्मेंद्र आपने भी कहा कि सिंधु के लिए कमबैक करने का एक बड़ा मौका है और आगे के मुकाबले में अब इस पर नजर रहेगी कि वो किस तरीके से प्रदर्शन करती हैं। देखिए सिद्धार्थ, अगर आपने टोक्यो ओलंपिक के बाद देखा होगा तो पहले उन्होंने कुछ टूर्नामेंट से खुद ही हट गई थी और इसके बाद वो यूरोप में जिन कुछ टूर्नामेंट में भी खेली उनमें भी उनका प्रदर्शन वो मतलब वैसा नहीं रहा है कि जो सिंधु जैसी खिलाड़ी से आप उम्मीद करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उनको अगर लय बरकरार रखनी है, अपनी पुरानी लय में लौटनी है, अपनी पुरानी फॉर्म पानी है तो उनको लगातार टूर्नामेंट में खेलना होगा क्योंकि मैच अभ्यास
बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहां तक आपने अभी जो रिपोर्ट देखी थी, आपने देखा होगा कि हमारी युगल टीम कोई भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं ये भारतीय जो भी कोच हैं और भारतीय बैडमिंटन के जो भी कर्ता धर्ता है, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ एकल खिलाड़ी महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। अगर आप ओलंपिक के एशियाड या कॉमनवेल्थ गेम खेलों में जाते हैं तो वहां पर युगल खिलाड़ियों का भी बहुत महत्व होता है, वो भी आपको पदक दिला सकते हैं। तो कम से कम आपको युगल खिलाड़ियों के लिए अलग से कोच की व्यवस्था करनी चाहिए, अलग से उनके लिए तमाम सुविधाएं अलग से रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी खिलाड़ी जो जितने भी खिलाड़ी पहले जो भी युगल खेलते रहे, उनकी कहीं ना कहीं ये शिकायत रही है कि उनकी तरफ न तो महासंघ उतना ध्यान देता है, न कोच उतने ध्यान देते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम देखें तो डबल्स और मिक्स डबल्स में भारत को निराशा हाथ लगी है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है और उम्मीद है कि जो हमारे खिलाड़ी जीते हैं, आगे का सफर उनका और बढ़िया रहेगा। बात करते हैं हॉकी की। भुवनेश्वर में FIH जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता में आज रात 8 बजे पूल बी में भारत का सामना फ्रांस से होगा। आज हुए पूल ए के मुकाबलों में बेल्जियम ने दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से और मलेशिया ने चिली को 2-1 से हराया। पूल बी में पोलैंड ने कनाडा को 1-0 से, जबकि पूल डी में जर्मनी ने पाकिस्तान को 5-2 से पराजित किया। आइए सुनते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। भारतीय जूनियर हॉकी टीम फ्रांस के खिलाफ आज जूनियर हॉकी विश्व कप के पहले मुकाबले में उतरेगी, तो खिताब की रक्षा के लिए उसकी प्रेरणा सीनियर टीम होगी, जिसने टोक्यो ओलंपिक में 41 साल का इंतजार खत्म कर कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। जूनियर टीम की नजरें तीसरे विश्व कप पर लगी होंगी और टीम अपना खिताब बचाने के लिए पूरा दमखम दिखाएगी। सीनियर हॉकी टीम में जगह बनाने के लिए जूनियर हॉकी विश्व कप अहम कड़ी माना जाता है। जूनियर विश्व कप 2016 की टीम में शामिल 9 खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक खेला था। विवेक सागर प्रसाद की अगुवाई वाली भारतीय टीम के सदस्य अपने प्रदर्शन के दम पर सीनियर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचना चाहेंगे। टूर्नामेंट से पहले सीनियर खिलाड़ियों के साथ रहने, अभ्यास करने और मैच खेलने का उन्हें काफी फायदा मिला है। मनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश जैसे सीनियर खिलाड़ियों के अलावा भारत के मुख्य कोच ग्रैहम रीड ने जूनियर टीम के साथ भी काफी मेहनत की है, जिसके कोच BJ करियप्पा हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त प्रसाद के रूप में जूनियर टीम के पास ऐसा कप्तान है जो शीर्ष स्तर पर खेल चुका है और ओलंपिक पदक भी जीत चुका है। स्टार ड्रैग फ्लिकर संजय उप कप्तान होंगे। ये जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का 12वां संस्करण है। अब तक हुए 11 संस्करण की बात करें तो जर्मनी ने सबसे अधिक 6 बार खिताब जीता है। भारत ने 2, जबकि ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और अर्जेंटीना ने 1 बार टाइटल अपने नाम किया है। पूल ए में बेल्जियम, चिली, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका। पूल बी में कनाडा, फ्रांस, भारत और पोलैंड। ग्रुप सी में दक्षिण कोरिया, नेदरलैंड, स्पेन, अमेरिका और पूल डी में अर्जेंटीना, मिस्र, जर्मनी और पाकिस्तान हैं। हर पूल की टॉप 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में जाएंगी। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले 1 दिसंबर को, सेमीफाइनल 3 को और फाइनल मैच 5 दिसंबर को खेला जाएगा। उम्मीद है कि भारतीय टीम एक बार फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर खिताबी इतिहास को दोहराएगी। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ धर्मेंद्र, इस समय अगर सभी हॉकी प्रेमियों की जो निगाहें हैं वो जो अब से कुछ देर बाद मैच भारत और फ्रांस का शुरू होने वाला है, पूल बी का बहुत इंपॉर्टेंट मैच, कैसे देखते हैं आप इस मैच को? चूंकि भारतीय टीम अगर देखें तो जैसे कि रिपोर्ट में भी हमने सुना कि अपनी जो सीनियर टीम है उससे काफी मोटिवेटेड है, उनको अभ्यास करने का जो है वो कलिंगा स्टेडियम में काफी मौका भी मिला। तो किस तरीके से आप इस मैच को देखते हैं? देखिए, अगर जिस तरह से आपने बात की, अगर परिस्थितियों की बात करते हैं तो भारतीय टीम निश्चित तौर पर बेहतर स्थिति में है जी, क्योंकि भारतीय टीम को कलिंगा स्टेडियम पर पहले पहुंच गई थी। वहां उन्होंने लगातार मैच खेले, लगातार अभ्यास किया और एक बात कही जा रही है कि भारतीय टीम को मैच अभ्यास की कमी खली क्योंकि वो जो कोविड-19 के कारण विदेशों का दौरा नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि टीम ने 2 मैच सीनियर टीम के साथ खेले थे और उनमें से 1 मैच भी जीता था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि टीम कमजोर है और टीम किसी तरह से अभ्यास की कमी है। और लगातार सीनियर खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में वो खेल रहे हैं और आपने देखा होगा कि ग्राहम रीड उनसे जुड़े हुए हैं और सीनियर खिलाड़ी भी उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आप फ्रांस को किसी भी तरह से हल्के से नहीं ले सकते हैं। ये ठीक है कि फ्रांस की टीम उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि यूरोप की अन्य टीमें हैं, लेकिन उनका खेल भी बाकी यूरोपीय टीमों की तरह है। वो तेज तरार खेलते हैं, गेंद को पोजीशन में रखने की कोशिश करते हैं और कम से कम दाएं फ्लैंक से उनका जो आक्रमण होता है वो काफी मजबूत होता है। भारत को उसका ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, उनके पास 2 बहुत अच्छे फॉरवर्ड हैं और अगर उनके पास गेंद जाती है तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारे गोलकीपर हैं शारदानंद तिवारी, उनके लिए मुश्किल
पैदा हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं कि जिन पर भारतीय खिलाड़ियों को ध्यान रखना होगा। और जैसा कि अब आपने बात की कि कोविड की वजह से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल गेम्स नहीं हो पाए, मैचेस नहीं हो पाए, लेकिन अगर हम देखें तो इस बार कुछ टीमें भी मिसिंग हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो उनके ना होने से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, जहां भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि सीनियर हॉकी में ही अच्छे हैं, ये जूनियर हॉकी में भी इन्होंने अपना दबदबा बनाया और अपने अच्छे, ये कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है अगर जूनियर हॉकी सीनियर टीम में आने का, तो कोई भी टीम अपनी जूनियर हॉकी टीम को तराशती है जी। और वही काम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड की टीमों ने किया है। तो अगर ये तीनों नहीं है तो बाकी टीमों के लिए मौका बन जाता है। लेकिन वहां पर जर्मनी है, मतलब जो यूरोपीय टीमें हैं, हमें उनसे बहुत कड़ी चुनौती मिलने वाली है। ये ठीक है कि हमारे पूल में हमारे पास पोलैंड है, कनाडा है, फ्रांस है। इन तीनों टीमों में अमूमन ये लग रहा है कि भारत इन तीनों को हरा देगा, जीत जाएगा। वैसे भी 2 टीमें आगे बढ़नी है, क्वार्टर फाइनल में पहुंचना है, तो क्वार्टर फाइनल तक मुकाबला आसान लगता है। लेकिन असली जो मुकाबला होगा वहां से होगा, क्योंकि बेल्जियम वहां पर आपके सामने हो सकता है, जर्मनी हो सकता है। तो तब ये कहा जा सकता है कि जो चुनौती है और जो खिलाड़ियों की ने अभी तक तैयारियां की है, उनकी असली परीक्षा क्वार्टर फाइनल से शुरू होगी। जी। और आज जो मैच इसके अलावा हुए हैं, जैसे हम पूल डी की बात करें, जिसमें जर्मनी ने पाकिस्तान को 5-2 से हराया है, इस मैच पर आप क्या कहेंगे? जर्मनी ने काफी बढ़त के साथ इस मैच को जीता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हॉकी जिस हिसाब से कह सकते हैं ना कि लगातार उसका स्तर गिर रहा है, ये उसका एक मतलब प्रमाण है। और जर्मनी का तो शुरू से कहते रहे हैं कि हम जो उनकी 23 तरारा हॉकी है, उससे अभी तक हमको कदम से कदम नहीं मिला पा रहे हैं कि जिस तरह से उनके खिलाड़ी खेलते हैं और जिस तरह से वो गेंद पर कब्जा बना के और दोनों छोर से हमला करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ियों को उसके लिए तैयार रहना होगा, भले वो भारत हो या पाकिस्तान। जी बिल्कुल। और जैसा कि बेल्जियम की आपने बात की धर्मेंद्र की, एक मजबूत टीम है और बेल्जियम ने भी आज वो दिखा दिया, दक्षिण अफ्रीका को 5-1 के एक बड़े अंतर से हराया है। देखिए, प्रत्येक पूल में कुछ 1 या 2 टीमें ऐसी हैं कि जिनको ये कहा जा सकता है, जिनका ये मान के चल रहा है कि ये नॉकआउट चरण में जगह बनाएंगी। उनमें बेल्जियम भी है और बेल्जियम अपने पूल में ऐसा माना जा रहा है कि वो टॉप पर रहेगा। तो स्वाभाविक है कि बेल्जियम सिर्फ सीनियर स्तर पर नहीं, जूनियर स्तर पर उसकी ये कह सकते हैं कि जो ग्रास रूट से उसकी तैयारियां हो वो बहुत अच्छी हैं। जी बिल्कुल। और जैसा कि अगर हम देखें तो जर्मनी के बारे में हम बात कर रहे थे कि सबसे अधिक 6 बार उसने खिताब पर कब्जा किया है, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में रहेगी ये टीम। ये कहा जा सकता है कि भाई ऐसे तो अगर हम पिछले रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जूनियर टीम है और बिल्कुल हर बार नए खिलाड़ी आते हैं और इस बार तो 2016 के बाद पहली बार टूर्नामेंट हो रहा है। तो ऐसे तो हमें कहेंगे कि फ्रांस 2013 का उपविजेता रहा है, तो उससे हमें बहुत कड़ी चुनौती मिल सकती है। लेकिन फ्रांस के वो सारे खिलाड़ी सीनियर टीम में चले गए। उसके बाद वहां की हॉकी का जो आधारभूत ढांचा रहा, हॉकी को किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए तैयारियां किया गई, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है। जी बिल्कुल। तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला कल से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। केएल राहुल के स्थान पर इस मैच में एक बदलाव किया गया है। श्रेयस अय्यर डेब्यू करेंगे। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मैच कल से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने साफ कर दिया कि पहले टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर डेब्यू करेंगे। दुर्भाग्य से केएल राहुल चोटिल हैं और वो अगले 2 टेस्ट मैच के लिए टीम का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए श्रेयस डेब्यू करेंगे। हालांकि रहाणे ने फिलहाल पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग 11 के बाकी खिलाड़ियों के नामों का खुलासा नहीं किया है। भले ही अजिंक्य रहाणे ने राहुल की जगह अय्यर के डेब्यू की बात कही हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि अय्यर नंबर 4 पर विराट कोहली की जगह खेलते नजर आएंगे। कोहली को कानपुर टेस्ट के लिए आराम दिया गया है। अय्यर ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। श्रेयस ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मुंबई और इंडिया ए के लिए शानदार पारियां खेलकर कई मुकाबले जिताए हैं। एक दिवसीय फॉर्मेट में भी उनको नंबर 4 पर ही खेलते देखा जाता है। भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले श्रेयस अय्यर 303वें खिलाड़ी होंगे। 26 वर्षीय अय्यर ने साल 2017 में भारत के लिए अपना पहला वनडे और 2020 मैच खेला था। अब तक खेले गए
22 वनडे मैचों में उन्होंने 42.79 के औसत से 813 रन और 31 इंटरनेशनल 2020 मैचों में 27.62 के औसत से कुल 580 रन बनाए हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि पहले टेस्ट का पहला दिन किस टीम के नाम रहता है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ धर्मेंद्र, अगर हम देखें तो कल से इसके ऊपर काफी अटकलें लग रही थी कि केएल राहुल के स्थान पर कौन खेलेगा और अगर हम आज के अखबारों में देखें तो सबने सूर्य कुमार को टीम में स्थान दिया था, लेकिन जब कप्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो श्रेयस अय्यर का नाम सामने आया। असल में होता यह है कि जब मैच से पहले टीमें अभ्यास करती हैं तो काफी हद तक इस पर ध्यान दिया जाता है कि कौन खिलाड़ी ज्यादा अभ्यास कर रहा है। जी, कल सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी का पर्याप्त अभ्यास किया था, श्रेयस अय्यर उनको गेंदबाजी कर रहे थे, तो स्वाभाविक है कि अनुमान लगाना आसान हो गया था कि अगर श्रेयस अय्यर गेंदबाजी कर रहे हैं और सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं तो तब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सूर्य कुमार खेलेंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर ने आज 5वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी की, जिससे ये संकेत भी मिलते हैं कि वो अगर शुभमन गिल और अग्रवाल पारी की शुरुआत करेंगे, फिर पुजारा और रहाणे, तो 5वें नंबर पर अय्यर आएंगे, तो कहीं कहीं हद तक भारत के बल्लेबाजी क्रम भी तय हो गया है। और श्रेयस अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो मतलब ये कहते हैं ना कि जो शुरू में डेब्यू कर रहा है उसका एक दबाव होता है, इस तरह का दबाव मुझे नहीं लगता कि उन पर होगा, क्योंकि वो काफी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं, आईपीएल में दिल्ली जैसी टीम का कप्तानी कर चुके हैं, तो खिलाड़ी का जो आत्मविश्वास होता है वो उनके पास में है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को एक मजबूत आधार देने का उनके पास मौका है। और यही नहीं, हम इसके बाद हमने दक्षिण अफ्रीका का दौरा करना है और दक्षिण अफ्रीका के दौरे के लिए हमें मध्यक्रम में ही बहुत अच्छे बल्लेबाज चाहिए। अभी हमारे पास आप देख रहे हैं कि रोहित शर्मा नहीं है, केएल राहुल नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है, कोहली नहीं खेल रहे हैं, तब भी हमें कुछ ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत पड़ेगी कि जिनको कि हम ये कह सकते हैं कि कोविड काल है, किसी भी समय किसी खिलाड़ी की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर श्रेयस अय्यर इन 2 मैचों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनका दक्षिण अफ्रीका दौरा भी मुझे लगता है कि उनको टीम में चुना जाएगा। बिल्कुल, तो कल देखते हैं इस मैच में क्या कुछ होता है और प्लेइंग 11 क्या रहता है। बात कर लेते हैं क्रिकेट रैंकिंग की। आईसीसी की 2020 क्रिकेट रैंकिंग में केएल राहुल 5वें और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 4थे स्थान पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज रिजवान को रैंकिंग में 1 पायदान का फायदा हुआ है। सलामी बल्लेबाज राहुल रिजवान से 6 अंक पीछे हैं और 6ठे स्थान पर हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम शीर्ष पर हैं। इंग्लैंड के डेविड मलान दूसरे स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल को 3 स्थान का फायदा हुआ है, जिससे वो 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा को 2 पायदान का फायदा हुआ है और वो 13वें स्थान पर हैं। सूर्य कुमार यादव 24 पायदान चढ़कर 59वें स्थान पर पहुंच गए हैं। गेंदबाजी में मिशेल सेंटनर 10 स्थान के लाभ के साथ 13वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भुवनेश्वर कुमार 19वें और दीपक चाहर 40वें स्थान पर हैं। तो ये तो बात थी रैंकिंग की। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यूएफए चैंपियंस लीग में अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने विलारियल को 2-0 से हराया। हाफ टाइम पर दोनों टीमें बराबरी पर थीं। मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 78वें मिनट में एक गोल कर टीम का खाता खोला। और इस तरीके से अगर ये हम मैच देखें, इसके अलावा चेल्सी की टीम भी जुवेंटस को हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गई है। और सबसे ज्यादा जो इस समय बात की जा रही है वो बार्सिलोना की हो रही है, जो कि काफी नाजुक स्थिति में है। देखिए सिद्धार्थ, सबसे बड़ी बात है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जब से रोनाल्डो को लिया है वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि रोनाल्डो ने चैंपियंस लीग के जो 5 मैच खेले उनमें गोल किए। लेकिन हाँ, आपने बार्सिलोना का जिक्र किया है। बार्सिलोना की स्थिति यह है कि अपने ग्रुप में बायर्न म्यूनिख से वो पहले ही बुरी तरह से हार गया था। बायर्न की टीम पहले ही नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, उसके 16 अंक है। 7 अंक के साथ बार्सिलोना दूसरे नंबर पर है, लेकिन बेनफिका के साथ उसने आज गोल रहित ड्रॉ खेला कल। और अगर अगले मैच में वो बायर्न से हार जाता है और बेनफिका दूसरी तरफ डायनामो कीव को हरा देता है, तो पिछले 18 साल में पहली बार होगा कि जब वो बार्सिलोना नॉकआउट में जगह नहीं बना पाएगा। जी। और श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि इंडियन सुपर लीग यानी आईएसएल फुटबॉल में इस समय ओडिशा का सामना बेंगलुरु से हो रहा है। कल टूर्नामेंट में चेन्नई एफसी ने अपने पहले मैच में हैदराबाद को 1-0 से पराजित किया। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। धर्मेंद्र, आप हमारे स्टूडियो में आए। तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हार्दिक आभार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन मैच के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।